साथ में डीए का प्रावधान किया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर हमारी जितनी भी मांगें थीं उन सब की सरकार ने मंजूरी दे दी है और सरकार की इस कदम का सभी पेंशनरों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है। हमने जो आंदोलन शुरू किया है वह आंदोलन हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे खाते में राशि का भुगतान सरकार नहीं करती, और जिस दिन खाते में राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा उस दिन के बाद ही आंदोलन को स्थगित करने के बारे में सोचेंगे, वरना आंदोलन इसी तरह जोरदार तरीके से पूरे देश में चलता रहेगा और सरकार का इंट से इंट बजाने का काम हम लोग करते रहेंगे। क्योंकि सरकार ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जाकर सरकार मानी है। सरकार के मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने इसमें हमें बहुत भरपूर सहयोग करने का काम किया। सांसद हेमा मालिनी जी, जिनकी उम्र हमसे बड़ी है, उन्होंने हमको बहुत मदद करने का काम किया। और सुप्रिया सुले जी का एहसान सभी पेंशनर्स कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सुप्रिया जी ने समय समय पर सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाया और हमारी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ करवाई। इतना ही नहीं, सब कुछ होने के बाद हम लोग दिल्ली में एकत्रित होकर यदि आंदोलन नहीं करते तो यह काम इतना जल्दी सफल नहीं होता, क्योंकि पेंशन की राशि बढ़ाने के पहले सरकार देखना चाहती थी कि हमारे संगठन में कितनी शक्ति है और ये लोग कितने एकजुट हैं। और इसको साबित करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर हम लोग एकत्रित हुए, हमारी संख्या हमारे काम आई है। वहां 18 सांसद आए हुए, वे लोग भी संसद में जाकर अपनी बातें रखी और तमाम हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया और आखिरकार सरकार ने हमारी बात मान ली। अब पेंशन खाते में आएगी, सभी बातों पर विचार विमर्श सरकार कर चुकी है और तमाम फैसला ले चुकी है। उनके मंत्रियों ने हमें आश्वस्त दिया है कि 7,500 पर बात चल रही थी, उसकी मंजूरी दे दी गई है और अब तमाम खाते में राशि आने का इंतजार है, क्योंकि मंत्री परिषद ने निर्णय पारित कर दिया है और मंत्री परिषद में बात उठी थी और वहां मनसुख मांडविया जी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सरकार ने फैसले लिए और सारे कानून तय कर दिए और उसके बाद जानकारी प्राप्त हुई कि पेंशन की राशि अब सीधे बुजुर्गों के खाते में भुगतान की जाएगी और मंत्री परिषद की मंजूरी मिलने के बाद सम्मानजनक पेंशन सभी को मिलेगी, जिसकी अधिकतम 7,500 की राशि होगी। और डीए का प्रावधान भी सरकार ने किया है, यानी कि महंगाई भत्ता भी मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटीज में पति को शामिल किया गया है ताकि बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। और कुल मिलाकर हमारी चारों मांगों को मंत्री परिषद की मंजूरी सरकार ने देने का फैसला लिया है और इस फैसले का सीधा असर देश के 78 लाख सीनियर सिटीजन और पेंशनरों पर पड़ेगा, क्योंकि तमाम लोग इसी इंतजार में बैठे हैं कि बढ़ी हुई पेंशन उनके खाते में कब शुरू होगी। तो अब हम बता देना चाहते हैं कि उनका इंतजार अब खत्म हुआ और अब आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए फैसला ले लिया है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब राशि खाते में आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। पिछले कई वर्षों से जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, जिस फैसले की आस में अनगिनत याचिकाएं दायर हुई, जिस न्याय के लिए बुजुर्ग पेंशन धारकों ने अपनी उम्र, अपनी ताकत और अपना धैर्य सब कुछ झोंक दिया, वह समय अब धीरे धीरे सामने आता दिखाई दे रहा है। यह वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि आपकी पेंशन, आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ा पूरा सच है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस जानकारी को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए, आगे पीछे मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है आप ये समझ ही ना पाएं कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपको असल में कितनी पेंशन मिलने वाली है। दोस्तों, ईपीएस 99 पेंशन का मुद्दा कोई नया नहीं है, यह संघर्ष वर्षों पुराना है। ऐसे लाखों कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती साल फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कारखानों में, दफ्तरों में काम करते हुए निकाल दिए। उन्होंने यह उम्मीद की थी कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कम से कम इतना सहारा जरूर मिलेगा कि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से पेंशन धारक आज भी इतनी कम पेंशन पर जीवन गुजारने को मजबूर हैं कि दवाइयों और घर के खर्चों के बीच संतुलन बनाना तक मुश्किल हो जाता है। इसी दर्द ने इस आंदोलन को जन्म दिया, इसी पीड़ा ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई को मजबूती दी। आपको याद होगा कि एक बड़ा फैसला आया था जिसने पूरे देश के ईपीएस 99 पेंशन धारकों में नई उम्मीद जगा दी थी। उस समय कहा गया था कि 8,500 की सैलरी लिमिट को हटाया जाएगा और वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का रास्ता खुलेगा। लेकिन दोस्तों, कागजों पर फैसले आ जाना और जमीन पर उसका पूरा लाभ मिलना
इन दोनों के बीच का फासला आप सभी भली भांति जानते हैं। इसके बाद भी संघर्ष रुका नहीं, एक के बाद एक याचिकाएं दायर होती रहीं। धीरे धीरे याचिकाओं की संख्या बढ़ती गई और सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला बार बार पहुंचता रहा। अब हाल ही में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने फिर से पेंशन धारकों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामलों को दोबारा गंभीरता से सुना गया। कई याचिकाओं को एक साथ क्लब किया गया। अलग अलग राज्यों से आए पेंशन धारकों की समस्याओं को सुना गया। लगातार कई दिनों तक बहस चली। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है? क्या पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों के बीच भेदभाव सही है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर बेहद सख्त रुख अपनाया। अदालत ने साफ शब्दों में यह कहा कि केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन धारकों के साथ अलग अलग व्यवहार करना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिसने जितने वर्षों तक योगदान दिया है, जिसने जितनी लंबी सेवा दी है, उसे उसी के अनुपात में सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। अब दोस्तों, यहां से शुरू होता है वो हिस्सा जिसे आप सभी सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, यानी आखिरकार आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से समझनी होगी, पेंशन की बढ़ोतरी को एक ही पैमाने पर नहीं रखा गया है। इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि यह देखा जा सके कि आपने कितने साल सेवा की, कितने साल योगदान दिया और आपकी सैलरी सीलिंग क्या रही। यही वजह है कि अगर आप इस पूरी जानकारी को क्रम से नहीं सुनेंगे तो आपको यह समझ ही नहीं आएगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिन्होंने लगभग 10 साल या उससे कम समय तक योगदान दिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी कारणवश कम समय तक योगदान दिया, नौकरी की या जल्दी रिटायर हो गए या फिर उनकी सेवा अवधि पूरी नहीं हो पाई। ऐसे पेंशन धारकों के लिए भी यह फैसला बेहद अहम है। वर्तमान में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने लगभग 10 साल तक योगदान दिया है और उसकी सैलरी सीलिंग 15,000 के आधार पर मानी जा रही है तो उसकी पेंशन में भी पहले के तुलना में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि यह पेंशन बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती, लेकिन पहले जो बेहद कम राशि मिल रही थी उसके मुकाबले ये एक राहत जरूर है। अब आगे बढ़ते हैं उन पेंशन धारकों की ओर जिन्होंने 15 साल से लेकर लगभग 25 साल तक योगदान दिया है। दोस्तों, यह वह वर्ग है जिसमें देश के सबसे ज्यादा पेंशन धारक आते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा नौकरी में लगाया, लेकिन फिर भी आज उनकी पेंशन उम्मीद से काफी कम रही। नई व्यवस्था और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस वर्ग के पेंशन धारकों की पेंशन में भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी तय की गई है। अगर किसी ने 15 साल तक योगदान दिया है तो उसकी पेंशन एक निश्चित स्तर तक जाएगी। 20 साल योगदान वालों को उससे ज्यादा और 25 साल योगदान वालों को उससे भी बेहतर पेंशन मिलेगी। यानी यहां पर सेवा अवधि का सीधा असर आपकी पेंशन पर पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां एक बेहद अहम बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पेंशन की गणना सिर्फ सालों की संख्या से नहीं होती बल्कि इस बात से भी होती है कि आपने किस सैलरी सीलिंग के तहत योगदान दिया है। फिलहाल जो व्यवस्था लागू मानी जा रही है उसमें 15,000 की सैलरी सीलिंग को आधार माना जाए रहा है। जब तक नया स्पष्ट सर्कुलर सामने नहीं आता तब तक इसी आधार पर पेंशन का आकलन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपने लंबे समय तक योगदान दिया है लेकिन आपकी सैलरी सीलिंग कम रही है तो पेंशन भी उसी अनुपात में तय होगी। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिन्होंने 25 साल से ज्यादा और 30 साल या उससे अधिक समय तक योगदान दिया है। दोस्तों, यह वही वर्ग है जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है और सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। इन लोगों की मांग लंबे समय से रही है कि न्यूनतम पेंशन इतनी हो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके। कोर्ट के हालिया रुख और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ग के लिए पेंशन का स्तर कहीं ज्यादा रखा गया है। 30 साल तक योगदान देने वालों को एक निश्चित उच्च स्तर की पेंशन का प्रावधान किया गया है और 35 साल या उससे ज्यादा योगदान देने वालों के लिए इससे भी बेहतर पेंशन की बात सामने आई है। हालांकि दोस्तों, यहां एक सच्चाई भी समझनी जरूरी है। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे अंतिम और पूर्ण रूप से लागू हो चुके नियम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गेंद सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश, सर्कुलर और नियम जारी करने होंगे। जब तक वह औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक पेंशन की राशि को लेकर अलग अलग अनुमान और गणनाएं सामने आती रहेंगी। इसलिए किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतना जरूर साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि पेंशन धारकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सरकार को पेंशन व्यवस्था में सुधार करना ही होगा।
चाहे वह चरणबद्ध तरीके से हो, चाहे किसी विशेष योजना के तहत हो, लेकिन बदलाव अब टल नहीं सकता। अब मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। बहुत से लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं या सिर्फ वही हिस्सा सुनते हैं जिसमें बड़ी बड़ी रकम का जिक्र होता है, लेकिन पेंशन का सच इतना सरल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको वास्तव में कितनी पेंशन मिलेगी, तो आपको अपनी सेवावधि, अपना योगदान और अपनी सैलरी सीलिंग, इन तीनों को एक साथ समझना होगा, तब आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है। ये उस भरोसे की लड़ाई है जो आपने नौकरी करते समय सिस्टम पर किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात का संकेत है कि आपकी आवाज अनसुनी नहीं गई है। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन दिशा अब सही है। इसीलिए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि इस जानकारी को ध्यान से समझें, इसे अपने जैसे अन्य पेंशन धारकों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी गलतफहमी का शिकार ना हो। आने वाले समय में जैसे जैसे नए आदेश, नए सर्कुलर और नई गाइडलाइन सामने आएंगी, स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। तब तक धैर्य रखें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, क्योंकि यह समय आपके भविष्य की नींव तय करने वाला है। और अब दोस्तों, यहीं से इस बात को और गहराई से समझना जरूरी हो जाता है कि यह पूरा मामला सिर्फ कोर्ट के एक आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिस्टम की पूरी सोच, सरकार की नीतियां और पेंशन धारकों की दशकों पुरानी पीड़ा छुपी हुई है। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि फैसला आ गया, मतलब अगले महीने से ही बैंक खाते में बड़ी रकम आने लगेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं होती। फिर भी यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जो रास्ता भारत में दशकों पुरानी खुला है, वह पहले से कहीं ज्यादा साफ और मजबूत है। आप यह भी समझिए कि ईपीएस 99 की पेंशन व्यवस्था शुरू से ही कई कमियों से भरी रही है। जब यह योजना लाई गई थी, तब शायद यह अंदाजा नहीं लगाया गया था कि भविष्य में महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी और बुजुर्गों की जरूरतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी। उस समय जो रकम ठीक लगती थी, वही रकम आज के समय में बेहद कम पड़ जाती है। इसी वजह से पेंशन धारकों के मन में यह सवाल लगातार उठता रहा कि क्या उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत का यही मूल्य है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यह साफ किया है कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसका सीधा मतलब यह है कि सरकार को एक समान और न्यायपूर्ण फार्मूला तैयार करना ही होगा। इसका असर सिर्फ वर्तमान पेंशन धारकों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। यानी यह फैसला भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। बहुत से पेंशन धारक यह भी पूछते हैं कि क्या उन्हें पिछले वर्षों का बकाया भी मिलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि बकाया का मामला सरकार की नीति और वित्तीय स्थिति से भी जुड़ा होता है। लेकिन कोर्ट के रुख को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर भी सरकार को कोई ना कोई समाधान निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है कि यह समाधान एक मुश्त न होकर चरणबद्ध हो, लेकिन पूरी तरह से नजरअंदाज करना अब संभव नहीं रह गया है। अब जरा उस मानसिक स्थिति को समझिए जिसमें आज का ईपीएस 99 पेंशन धारक जी रहा है। उम्र बढ़ चुकी है, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, दवाइयों का खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है। बच्चों पर पूरी तरह निर्भर रहना भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। ऐसे में जब पेंशन इतनी कम हो कि महीने के शुरुआती दिनों में ही खत्म हो जाए, तो मन में फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। इसी फ्रस्ट्रेशन ने धीरे धीरे आंदोलन का रूप लिया और यही आंदोलन आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह भी याद रखना जरूरी है कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों पेंशन धारकों ने अपनी आवाज उठाई, धरने दिए, झंडापन सौंपे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कई लोग तो ऐसे भी थे जो इस लड़ाई के दौरान दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी उम्मीदें आज भी जिंदा हैं। उनके परिवार आज भी इस फैसले की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब जब बात पेंशन की रकम की आती है, तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी ने ज्यादा साल काम किया है तो उसे अपने आप ज्यादा पेंशन मिलनी ही चाहिए। लेकिन सिस्टम में कई तकनीकी बातें भी होती हैं, जैसे कि किस समय किस नियम के तहत योगदान किया गया, उस समय की सैलरी सीलिंग क्या थी, क्या उच्च वेतन पर योगदान का विकल्प लिया गया था या नहीं। इन सभी बातों का असर अंतिम पेंशन पर पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही किसी एक लाइन की खबर पर भरोसा ना करें। कोई कहता है कि सबको 7,500 मिलेंगे, कोई कहता है कि 7,500 मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह रकम हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होगी। आपकी पेंशन आपकी अपनी सेवा और योगदान के हिसाब से तय होगी। हाँ, यह जरूर है कि न्यूनतम स्तर को बढ़ाने की दिशा में मजबूती से बात आगे बढ़ रही है।
अब सरकार और ईपीएफओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे एक ऐसा फार्मूला बनाएं जो व्यावहारिक भी हो और न्यायपूर्ण भी, क्योंकि अगर फार्मूला बहुत जटिल होगा तो आम पेंशन धारक उसे समझ ही नहीं पाएगा, और अगर बहुत साधारण होगा तो उसमें कई लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। इसी संतुलन को बनाना सबसे मुश्किल काम है। यहां पर एक और बात भी समझने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा है कि पेंशन इतनी ही होगी, बल्कि उसने सिद्धांत तय किया है। सिद्धांत यह है कि समान काम, समान योगदान और समान सेवा अवधि वालों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लाखों सेवानिवृत्त लोगों की उम्मीदों को एक नई जान मिली है। और अब दोस्तों, हमारे चैनल सच्चाई मीटर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पेंशन से जुड़ी हर लेटेस्ट और सही जानकारी समय पर मिलती रहे। देखा।